Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm a trainer for financial reporting, a paper from ACC, and today we are going to learn about factoring of receivables. Receivables का आपको पता होगा और आज हम उसकी फैक्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो हमने प्रेफरेंस शेयर्स को देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो देखें, देन इस वीडियो पर आइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आए शुरू करते हैं। फैक्टिंग और रिसीवेबल्स, जैसे कि रिसीवेबल आपको पता है कि फाइनेंशियल एसेट है और हमारी बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में क्लासिफाई हो रहा होता है। तो फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स मींस रिसीवेबल्स को आउटसोर्स कर देना या किसी और पार्टी को दे देना या ट्रांसफर कर देना, बेसिकली कहलाता है फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स को आया, मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है, कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, उसको रीड कर लेते हैं। फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स इज वेयर अ कंपनी ट्रांसफर इट्स रिसीवेबल्स balances to another organization, a factor for management and collection। कि उसकी मैनेजमेंट मतलब आपने सेल कर दी, अब आपके रिसीवेबल क्रिएट हो गए, क्योंकि सेल के अंदर भी कैश भी सेल्स हो सकती हैं और कुछ अमाउंट रिसीवेबल हो सकता है और कुछ अमाउंट बैंक में जा सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेल के थ्रू, सेल के अंदर। तो अब जो उसकी मैनेजमेंट है, यानी कि जो रिसीवेबल्स आपका खड़ा हो गया आपकी बैलेंस शीट में, तो उसके लिए आपने क्या किया, एक आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर कर लिया जिसको आपने फीस दी, जिसको हम फैक्टरिंग फी कहते हैं, फॉर कलेक्शन एंड मैनेजमेंट, के उसकी रिकवरी भी उसी की, क्योंकि सेल हो गई है तो अब उसकी रिकवरी भी करनी होती है। तो ये सारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दूसरी कंपनी को दे दी, एक फैक्टरिंग कंपनी को, दैट इज बेसिकली फैक्टरिंग, जो कि फैक्टरिंग कहलाता है। एंड रिसीव्स एन एडवांस ऑन द वैल्यू ऑफ दोज रिसीवेबल्स इन रिटर्न। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फैक्टरिंग कंपनी अगेंस्ट द फी कुछ रिसीवर्स, जो टोटल रिसीवर्स है उसमें कुछ अमाउंट दे दे और कुछ वो खुद रिकवर करे। तो इस तरह तरीके से भी हो सकता है। वो किन सूरत में होता है, किन सिचुएशन में होता है, उसकी टाइप्स को हम आगे चल के देखेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट भी है, क्योंकि फैक्टरिंग में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है रिसीवर्स की एग्जाम के अंदर F7 लेवल के ऊपर। तो इस वीडियो को बड़े गौर से आपने लास्ट तक देखना है। तो ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर द फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स की क्वेश्चन, इज द सेलर इन सब्सटेंस रिसीविंग अ लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द रिसीवेबल्स और आर द रिसिप्ट्स ऑन एक्चुअल सेल ऑफ दोज रिसीवेबल बैलेंसेस। तो जैसे कि मैंने कहा कि दो टाइप्स के फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसमें हम एक को रिकोर्स, एक को नॉन रिकोर्स कहते हैं। उस पर जाने से पहले ये आप पिक्चर भी देख लें कि एक रिसीवेबल में, फैक्टरिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, जो अकाउंट रिसीवेबल्स है वो कंपनी फैक्टरिंग कंपनी को सेल कर देती है या फिर उसके हवाले कर देती है, मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैक्टरिंग कंपनी को दे देती है अगेंस्ट अ फी। और उसके अगेंस्ट कंपनी को वो सेम अमाउंट में कैश भी दे सकता है, सेम अमाउंट का लोन भी दे सकता है, दोनों सूरत हो सकती हैं। मतलब वो सेल भी हो सकते हैं और लोन की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। वो किस सूरत में होती है हम आगे चल के देख रहे हैं अब। तो आए फैक्टर, अच्छा, फैक्टर टू कंसिडर। फैक्ट, एक कंपनी फैक्टरिंग को क्यों कंसिडर करेगी, इसके क्वेश्चन हैं, मतलब इसमें ये सवाल है एक बहुत बड़ा, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि फैक्टरिंग एक कंपनी फैक्टरिंग को क्यों चूज करेगी। सबसे बड़ा इसका जो फायदा है, हु बेयर्स द रिस्क, कि एक तो रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा रिकवरेबल डेट का, स्लो पेमेंट का। जो दूसरी कंपनी को उसने दिया, उसने आपको सेम अमाउंट ऑफ रिसीवेबल आपको दे दिया। इससे क्या होगा कि एक तो ये रिसीवेबल वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाली आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, और रिकवरेबल डेट भी अब फैक्टरिंग कंपनी खुद ही रिकवर करेगी। सेल, अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा कि दो तरह की टाइप्स होती हैं, हम उसको पढ़ते हैं। अ सेल ऑफ रिसीवेबल विद रिकोर्स, इसमें जैसे कि मैंने कहा दो तरह की टाइप्स होती हैं, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स या रिकोर्स के अंदर क्या होता है कि मीन द फैक्टर कैन एनी रिटर्न अनपेड डेट्स टू द बिजनेस, मीनिंग द बिजनेस रिटेन द रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। इसमें रिसीवेबल आपकी बैलेंस शीट में दिखते हैं, नंबर वन। जो भी अमाउंट होता है वो फैक्टरिंग कंपनी आपको दे देगी। फॉर एग्जांपल 100,000 के अगर आपके रिसीवेबल्स थे, तो कंपनी, जो रिफैक्टरिंग कंपनी है वो आपको दे देगी, लेकिन इसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी जब तक के वो जो रिसीवेबल्स हैं वो फैक्टरिंग कंपनी को नहीं मिल जाते। मींस कंपनी ने फैक्टरिंग कंपनी को बोला कि आप सेम अमाउंट ऑफ रिसीवेबल जितने हमारे रिसीवेबल्स हैं, मैं 100,000 की एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें और भी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए
जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 100,000 के आपके रिसीवर्स थे, ठीक है, 100,000 के आपके रिसीवर्स थे ये, और आपने कंपनी ने बोला कि फैक्टरिंग कंपनी को हायर किया और उसको बोला कि ये 100,000 के जो रिसीवर्स हैं ये आप इतना सेम अमाउंट मुझे दे दो, क्योंकि रिसीवर तो अभी रिसीव होंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, या जितना भी हमारा टाइम लाइन है उसके अंदर रिसीव होंगे। तो फैक्टरिंग कंपनी ने आपको 100,000 दे दिए कंपनी को। अब जो कंपनी है उसको फैक्टरिंग कंपनी ने कहा कि आप एक काम करें कि जो हमने आपको दिया है ये एक तरह का लोन है, तो जब तक रिसीवेबल एक्चुअल में रिसीव नहीं हो जाते तो आप इस पे हमें फॉर एग्जांपल 10% का इंटरेस्ट रेट दें। तो ये एक तरह की बाकायदा लोन ट्रांजैक्शन हो गई, और कंपनी क्या करेगी, फैक्टरिंग कंपनी को 10% ओवर जितने भी उसके रिसीवल हैं वो इंटरेस्ट भी देगी, और जब तक रिसीवल रिसीव नहीं हो जाते, क्योंकि जब रिसीवल रिसीव होंगे तो कंपनी ने एक तरह से उससे प्रॉमिस किया हुआ है कि जितने भी रिसीवल होंगे वो फैक्टरिंग कंपनी को दे देगी। तो इस तरीके से ये रिकोर्स ट्रांजैक्शन होती है और इसमें लोन एक तरह की ट्रांजैक्शन बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टरिंग कंपनी है वो आपसे एक तरह से आपका रिस्क कम नहीं हो रहा होता, क्योंकि स्टिल जो है रिसीवल आपके बैलेंस शीट में दिख रहे होते हैं, और जब तक वो रिसीवल एक्चुअल में रिसीव नहीं होंगे तो आप उसको पे ऑफ नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट है। इसमें और भी चेंजेस हो सकते हैं सिचुएशन वाइज, प्रैक्टिकली इसमें और भी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, हो सकता है सिर्फ इस तरह की ट्रांजैक्शन ना हो, इसमें और भी चीज़ें शामिल हों। तो ये एक जनरल ट्रांजैक्शन है जो आपके पेपर के अंदर आती है। तो विद रिकोर्स होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, ताकि मैं आपको समझा दूं। तो सही है, इन तो इसके अंदर यही होता है जो मैंने आपको समझा दिया। मीनिंग द बिजनेस रिटेन द रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट्स स्टिल कंपनी, क्योंकि रिसीवेबल बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे। इन दिस सिचुएशन द ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज अ सिक्योर लोन अगेंस्ट द रिसीवेबल, रिसीवेबल के अगेंस्ट सिक्योर लोन होंगे कि रिसीवेबल आएंगे तो वो उसको पे ऑफ करेगा फैक्टरिंग कंपनी को, रादर देना सेल। अच्छा, दूसरी जो कहानी होती है या सिचुएशन होती है उसको कहते हैं नॉन रिकोर्स, या विदाउट रिकोर्स भी कहते हैं। अ सेल ऑफ रिसीवल, इसमें आप जान छुड़ा रहे रिसीवल से। जान इस सेंस में कि आपने रिसीवल, सारे जो रिसीवल के रिस्क एंड रिवॉर्ड हैं वो फैक्टरिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, और अब बोला कि आप जानो आपका काम, फैक्टरिंग कंपनी का ये रिस्क हो जाएगा, आपके जो बैलेंस शीट है उससे रिसीवल्स रिमूव हो जाएंगे। अब बेनिफिट हो या लॉस, रिसीवल एक्चुअल में मिलें ना मिलें, दिस इज द हेडेक ऑफ फैक्टरिंग कंपनी। तो इसमें इसलिए हम इसको जो विदाउट रिकोर्स होती है इसको हम सेल ऑफ रिसीवल भी कहते हैं। मीन दैट फैक्टर बेयर्स द रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। In this case, this is usually treated as a sale and the receivables are removed from the entity's financial statements। जैसे कि मैंने कहा, बैलेंस शीट से रिसीवल रिमूव हो जाएंगे और वो 100% जो रिस्क है उसका वो ट्रांसफर हो जाएगा फैक्टरिंग कंपनी को। तो होपफुली आपको रिकोर्स और नॉन रिकोर्स दोनों समझ में आ गया होगा। आए थोड़ी सी और डिटेल लिखी है, इसको भी रीड कर लेते हैं, देन अपनी वीडियो को एंड करेंगे। Factoring or receivable further detail. In most forms of factoring, receivable balances are sold to the factor, but the latter's degree of control over and responsibility for those that will vary from one arrangement to another। जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकली अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि हाफ उन्होंने रिकोर्स रखवाए हों, हाफ नॉन रिकोर्स रखवाए हों, तो दोनों हर तरह की पॉसिबिलिटी मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही अरेंजमेंट हो सकता है इसके अंदर मजीद कुछ अरेंजमेंट्स भी ऐड हों, लाइक मैनेजमेंट, कलेक्शन एंड और भी कुछ जो है सर्विसेज वो लेना चाह रही हो कंपनी, तो वो भी शामिल हो सकती हैं। अच्छा, a significant accounting question is only likely to arise where the factoring arrangement leads to the receipt of the cash earlier than would have been the case had the receivable been unfactored। ठीक है, अगर कैश जैसे शुरू में रिसीव हुआ तो एक तरह की लोन ट्रांजैक्शन हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अच्छा फीस में भी डिफरेंस होगा, रिकोर्स में फीस डिफरेंट होगी, नॉन रिकोर्स में फीस डिफरेंट होगी, ज्यादा कम दोनों में पॉसिबिलिटी है। If this is so, the question to be answered is whether the seller has in substance received either a loan on the security of the receivables or has actually sold the receivable। जैसे कि मैंने कहा वही इंग्लिश में बात कर रहा है। If the seller is in essence a borrower and the factor a lender, then the arrangements will such as to provide the seller pays the equivalent of an interest charge to the factor on the amount received from the factor until those amounts are collected by the factor from the receivable
एक्चुअल में जब तक नहीं मिलेगा तो एक तरह की लोन ट्रांजैक्शन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सच पेमेंट वुड बी इन एडिशन टू एनी अदर चार्जेस, ठीक है। द की फैक्टर इन द एनालिसिस ऑफ विल बी हु बेयर द रिस्क ऑफ स्लो पेमेंट एंड द बेनिफिट ऑफ अर्ली पेमेंट बाय द रिसीवर। इफ द फाइनेंस कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स इवेंट सब्सिक्वेंट टू ट्रांसफर, then the transfer is likely to be equivalent to obtaining finance because the seller is bearing the risk and rewards of the receivable. If the cost is determined when the transfer is made with no other variable cost, then it is likely to be a straightforward sale. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फैक्टरिंग बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कहा कि एग्जाम के अंदर लोगों को प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका फैक्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ग्रिप कर जाए बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम्स। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा फैक्टरिंग, और वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।